भारत की जनगणना 2027 जो हो चुका है शुरू, उसमें दूसरे फेज में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पे आया है नोटिफिकेशन 14 अगस्त को कि 40 सवाल पूछे जाएंगे। एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 40 सवाल तो इस बार पूछे जा रहे हैं, पहले कब और कितने पूछे जाते थे? 1872 में जब हुआ था तब सवाल कितने पूछे गए थे और उन सवालों से अभी का सवाल कितना अंतर है? पहला सवाल। दूसरा, चूंकि इस बार 2027 में जनगणना जो हो रहा है वो जातिगत जनगणना भी हो रहा है, तो ऐसे कौन से सवाल जोड़े गए हैं जिनका जाति से संबंध है, उसको देखने के लिए आपको 2011 की जनगणना में पूछे गए सवालों से तुलना करना होगा। इस बार 2027 में 40 सवाल पूछे जा रहे हैं। 2011 का अगर आप देखिएगा तो उसमें पूछे गए थे मात्र 29 सवाल, यानी कि 11 अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल सबसे पहला यही उठता है कि क्या सिर्फ जाति के सवाल को जानने के लिए 11 अन्य जोड़ दिए गए हैं सवाल, या कितने सवाल जोड़े गए हैं जो जाति को समझने के लिए जोड़ा गया है इस जातिगत जनगणना 2027 में? तो ये 2-3 सवाल है जिसके ऊपर हम ये बताएंगे, और ये आपको 2024-27 में जो जनगणना है वो अभी 14 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ, सरकार का गजट जारी हुआ, उसमें सारे सवाल हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखे हुए हैं, वो आप खुद देख सकते हैं। अगर आपको पुराने सारे जनगणना में पूछे गए सवालों के लिस्ट को देखना है, इंटरनेट पे भी अलग अलग जगहों पे उपलब्ध है, और अगर आप चाहें तो ये हमारी किताब है, इस किताब में भी आखिरी के 3-4 पेज पे सारे सवाल जितने भी पूछे गए थे 1872 से लेकर के अभी तक सारे सवाल इसमें उपलब्ध हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए 1872 में जब पहली बार हुआ था तो 17 सवाल पूछा गया था। उसके बाद जब दूसरी बार हुआ यानी कि 1881 में हुआ तो 13 सवाल, यानी कि सवाल की संख्या घट गई। फिर 14 सवाल हुआ, फिर 1901 में 16 सवाल, ऐसे ही सारा इसमें दिया हुआ है। अब इसमें से डायरेक्ट हम आते हैं 2011 पे, और 2011 के सवालों की तुलना करते हैं हम 2027 में जो जनगणना हो रहा है उसके। तो पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, छठे सवाल तक कोई अंतर नहीं है। वही व्यक्ति का नाम, मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि, आयु, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय, आयु, ये सवाल 6 हैं जो कि बिल्कुल सेम है, सेम ऑर्डर में है। अंतर शुरू होता है 7वें नंबर से। पहला सवाल जो ऐड किया गया है, पति पत्नी का नाम, जो कि पहले नहीं पूछा जाता था, इस बार पहली बार पति या पत्नी का नाम पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल, राष्ट्रीयता आपसे पूछी जा रही है। वैसे तो माना जाता था कि जितने भी लोगों का सेंसस हो रहा है भारत में वो सिर्फ भारतीयों का ही सेंसस हो रहा है, लेकिन अब इसमें भारतीयों के सेंसस में भारतीयता पूछी जा रही है। तो ये अपने आप में एक अटपटा है। वो अटपटा इसलिए है ताकि सेंसस करते समय ये CAA NRC इसका एक प्रभाव है कि इसमें इस सवाल को ऐड किया गया है कि अगर आप भारत के नहीं हैं तब भी आपका सेंसस होगा, और भारत सरकार ये कहीं ना कहीं निकाल करके उसमें लाएगी कुछ डेटा जो कहेगी कि भारत के अंदर इतने ऐसे लोग हैं जो भारतीय नहीं हैं। ये एक नया क्वेश्चन ऐड किया गया है जिसका प्रभाव BJP का हो सकता है, जिसका प्रभाव CAA NRC का हो सकता है, रोहिंग्या मुस्लिम या फिर जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम इस तरह से निकाले जाते हैं कि वो लोग हमारे देश में घुस गए हैं, घुसपैठिया हैं, उसका डेटा एक नया ऐड किया गया है जिसका जाति से कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़िए, राष्ट्रीयता हो गया, किस लिए हुआ। उसके बाद फिर 9वां सवाल, फिर वही धर्म है। जो 9वां सवाल अभी है धर्म वाला, वो उस समय 7वां सवाल है, 11 में 7वां सवाल होता था। उसके बाद फिर 10वां सवाल है जाति वाला। 2011 में जाति वाला सवाल 8वें नंबर पे था, अभी 10वें नंबर पे पहुंच गया क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐड किया गया है, पति पत्नी वाला और राष्ट्रीयता वाला। तो 10वें नंबर में जो अभी सवाल पूछा जा रहा है और जो उस समय पूछा जाता था 2011 में, नया सवाल कोई ऐड नहीं किया गया है। जिस जनगणना को जातिगत जनगणना का नाम दिया जा रहा है उसमें जाति को लेकर के कुछ नया ऐड नहीं किया गया है। आप देखिएगा दोनों को, तो जो 2011 है, 11 में लिखा हुआ था शेड्यूल कास्ट ब्रैकेट में SC, शेड्यूल ट्राइब ब्रैकेट में ST, यानी कि SC है या ST है, बस इतना पूछा जा रहा था। इस बार सेम स्टार्ट होता है, अनुसूचित जाति ब्रैकेट में SC, अनुसूचित जनजाति ब्रैकेट में ST, और उसके बाद हाइफन लगा करके, स्लैश लगा करके और जाति पूछ लिया गया है। यानी कि आप SC है या SC है या ST है, और फिर उसके बाद आपकी जाति का
नाम भी लिखना होगा और उसके बाद फिर कैटेगराइज करेगा कि किस जाति का क्या होगा। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी तक भारत सरकार, जब इसको कंपेयर कीजिए बिहार की जनगणना से, बिहार की जातिगत जनगणना से, जातीय सर्वे से, बिहार का जब जातीय शुरू हुआ था तो बिहार में जितनी भी जातियां हैं उन सभी जातियों को लिस्ट निकाला गया था कि ये सारे लिस्ट हैं और इस लिस्ट में से सबको कोड दिया गया था। भूमिहार का ये कोड है, यादव का ये कोड है, अलग अलग जातियों को कोड दिया गया था और कोड लिखा जाता था। यहाँ पे कोई कोड नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब साफ है, आप इसको लिख के रख लीजिए कि जब आप कोड नहीं दे रहे हैं और लोग अपने मन के हिसाब से जाति बताएंगे, जो भी जाति बताना होगा, एक ही जाति को लोग अलग अलग जातियों के नाम से जानते हैं अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से में, तो जनगणना हो जाने के बाद जब इन सभी जातियों को कैटेगराइज करना होगा कि कौन से किस श्रेणी में आता है, किस जाति को किस जाति के साथ रखा जाए, तब वो एक लंबी लेंदी प्रक्रिया होगी और उसमें एक लंबा समय लगेगा। और फिर वही होगा जो 2011 में हुआ था कि इम्प्योरिटी डेटा में बहुत है, इसलिए हम पब्लिश नहीं कर रहे हैं। तो पूरी संभावना हो सकती है इसकी। अब ये आप बिल्कुल लिख के ले लीजिए, रख लीजिए अपनी डायरी पे कि 2027 का जनगणना होने के बाद जब सारे आंकड़े जारी किए जाएंगे तो सबसे आखिरी में कोई आंकड़ा जारी किया जाएगा तो वो होगा जाति का, और वो सबसे लंबा समय लेने वाला है क्योंकि जातियों का कोड नहीं दिया गया है बिहार सरकार ने जिस तरह से दिया था। बिहार सरकार ने 200 के आसपास जातियां दी थी। आप पूरे हिंदुस्तान में अगर कोड जारी करते तो या तो बिहार सरकार के बिहार के लिए वो 200 जातियां रख लेते, यूपी सरकार वैसे ही यूपी अपनी जातियां कोड बना देती, सारे राज्य अपने अपने राज्यों के जातियों के कोड बना देते और कोड के हिसाब से वो कोड नापा जाता, डाला जाता और उसकी कैटेगरी भी पहले डिसाइड होती। लेकिन वो सब अभी नहीं हुआ है, ये सब होगा जनगणना हो जाने के बाद। और जनगणना हो जाने के बाद जब इस प्रक्रिया को करेगी सरकार तो उस समय एक लंबा समय लगेगा क्योंकि इसको देखना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट है, नया सवाल नहीं ऐड किया गया है, उसी 10वें नंबर के सवाल में हाइफन लगा के जाति का नाम पूछ लिया गया है, कोड और ये सब नहीं है। उसके बाद फिर 2 सवाल और ऐड किया गया है, पिता का विवरण। देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है पति पत्नी का नाम और 11वें नंबर क्वेश्चन में ऐड कर दिया गया है पिता का विवरण और माता का विवरण। अब विवरण का मतलब क्या है, नाम पूछिएगा, उम्र पूछिएगा, जो भी चीजें हैं। तो 11वें और 12वें सवाल में पिता और माता का विवरण पूछा जा रहा है, पति पत्नी का विवरण पूछा जा रहा है 7वें नंबर क्वेश्चन में, और ये तीनों चीज पहले के सेंसस में नहीं हुआ करता था। इसके बाद फिर डिसेबिलिटी है तो पहले भी सवाल होता था डिसेबिलिटी का। अब इसमें मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान, जो 2027 के जनगणना में 14वां नंबर क्वेश्चन है, उसमें मातृभाषा और अन्य भाषाओं का ज्ञान, ये दोनों एक ही क्वेश्चन बना दिया गया है। जबकि 2011 के सेंसस में ये दोनों सवाल अलग अलग थे। 2011 के सेंसस में देखिएगा तो ये मदर टंग 10वां नंबर सवाल और 11वां नंबर सवाल था लिटरेसी अदर लैंग्वेज नॉन, यानी कि अन्य भाषाओं का ज्ञान। तो इन दोनों को क्लब करके छोटा करके एक ही सवाल बना दिया गया है। हालांकि इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स वैसी दिख नहीं रही है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग सवाल नंबर 15 जो कि साक्षरता से संबंधित है, और वो सवाल पहले हुआ करता था 2011 में 12वें नंबर पे। ये सवाल इंटरेस्टिंग क्यों है? पहले जब सवाल पूछा जाता था तो पूछा जाता था कि आप लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं। अगर आप लिटरेट हैं तो 1 नंबर कोड डालिए, इलिटरेट हैं तो 2 नंबर कोड डालिए। अब क्या सवाल पूछा जा रहा है? अब पूछा जा रहा है साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता की स्थिति, यानी कि कितने साक्षर हैं ये भी पूछा जाएगा और डिजिटल साक्षरता। अब सबसे बड़ा इसमें जो पेचीदा बात है इस सवाल में वो ये है कि अगर कोई आपके घर पे जनगणना करने के लिए जाएगा तो आपसे पूछेगा आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो आप बताइएगा 10वीं पास है, 12वीं पास है, या फिर अनपढ़ है, या फिर BA है, PhD है, MA है, जो भी आप बता दीजिएगा, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट होता है, उसकी पढ़ाई होती है, उसका प्रॉपर आपका सर्टिफिकेशन होता है। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि आप कितना डिजिटल साक्षर हैं तो आप क्या जवाब दीजिएगा? या तो आप डिजिटल साक्षर हैं या नहीं है, किस लेवल का है, क्योंकि कहीं कोई पढ़ाई तो होती नहीं है, नहीं कहीं कोई डिजिटल साक्षरता का ग्रेड मिलता है, ना कोई क्लास कोई पास होता है। तो उस सवाल में सवाल यही रहेगा कि आपने इंटरनेट यूज किया, अगर इंटरनेट यूज करते हैं तो डिजिटली साक्षर है, अगर नहीं यूज करते हैं तो डिजिटली साक्षर नहीं है। तो ये सवाल बड़ा पेचीदा सा अपने आप में वो है कि सिर्फ इंटरनेट यूज करने का मतलब क्या डिजिटल साक्षरता होता है, या फिर अलग अलग लेवल भी तो उसका होता है ना कि डिजिटल साक्षर कितना है। क्या आपने कभी कोई काम, सरकारी काम या फिर गैर सरकारी काम इंटरनेट से किया है? कोई फॉर्म भरा है, कोई
आपने कागज निकाला इंटरनेट से, कहीं कोई मैप या कहीं कोई, आप अगर किसान हैं तो जमीन का या फिर किसी भी तरह का कोई सुविधा, जो डिजिटल सुविधा सरकार दे रही है, हॉस्पिटल से लेकर के आपके जमीन से लेकर किसी तरह का आपने कभी कोई सुविधा का इस्तेमाल किया है, तो उसे डिजिटल साक्षरता कहेंगे। या फिर आपके मोबाइल में इंटरनेट है और दिन भर जो है वो भोजपुरी गाना सुन रहे हैं, तो उसको भी आप डिजिटल साक्षरता मानेंगे। ये एक बड़ा सवाल है जिसकी सेंसस आपसे उसमें नहीं जा रहा है। तो ये है। उसके बाद फिर वही सारे सवाल जो पुराने थे वही ऐड हो रहे हैं। शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण की स्थिति, प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर, कितने तक पढ़े हुए हैं, पिछले वर्ष किसी भी समय कोई काम काज किया था, आर्थिक कार्यकलाप, व्यवसाय क्या है, उद्योग क्या है, व्यापार क्या है, सेवा कर्मी का वर्ग यानी कि किस कैटेगरी में, किस ग्रेड का नौकरी कर रहे हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं, कितना आपका इनकम है, गैर आर्थिक कोई कार्यकलाप अगर आप कर रहे हैं, कोई भी अल्पकालिक अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसे कहते हैं, जिसमें कि जिसको आप रोजगार के लिए नहीं बट ऐसे ही करते हैं, जैसे पॉलिटिशियन आप हैं, समाज सेवी हैं, एनजीओ चलाते हैं, इस तरह का कोई भी कार्यकलाप करते हैं, तो उसका सब कुछ है। काम की खोज में अगर आप हैं क्या आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप काम आपको चाहिए, जो कि मनरेगा में पूछा जाता है ऑलरेडी, कि अगर आप जॉब कार्ड उसी का बनता है जिसको चाहिए काम, उसको रजिस्टर्ड करने का 2 तरीका है। या तो आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज कराइए या फिर मनरेगा में अपना नाम दर्ज कराइए और आपको सरकार काम देगी, क्योंकि काम अब अधिकार हो चुका है। तो ये सवाल सेंसस में पूछा जा रहा है और यही सवाल ऑलरेडी सरकार के पास डेटा है, तो इससे सरकार को पता चल सकता है ये चीज़ कि बेरोजगार लोगों में से भी कितने प्रतिशत लोग मात्र एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखाए हैं या फिर रोजगार योजना में अपना नाम लिखाए हैं। ये एक बड़ा आपका रेवोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद फिर वही सारा है, जन्म स्थान, पूर्व में कहाँ पे निवास किए, माइग्रेशन क्यों आप प्रवास किए, अस्थायी निवास का क्या। इसमें एक क्वेश्चन जो 30वें नंबर पे है वो ऐड किया गया है कि अस्थायी निवास स्थान का पता पूछा गया है। अगर आप कहीं बाहर दिल्ली में रहते हैं तो अस्थायी पहले नहीं पूछा जाता था, पहले होता था कि अगर आप दिल्ली में रहे तो दिल्ली में आपका सेंसस हो गया, काम खत्म। कहाँ से आए हैं, बिहार से आए हैं। लेकिन परमानेंट एड्रेस नहीं पूछा जाता था पहले कि आपका परमानेंट एड्रेस कौन है। आप दिल्ली आ गए हैं, माइग्रेट कर लिए हैं, कितने दिन से आप दिल्ली में रह रहे हैं, 2 साल से रह रहे हैं। लेकिन ये नहीं पूछा जाता था कि आप बताइए कि आपका अब परमानेंट एड्रेस दिल्ली लिखा जाए या फिर आपका बिहार ही लिखा जाए। लेकिन अब ये नया सवाल पूछा जा रहा है जो कि माइग्रेशन के एक नए एस्पेक्ट को निकाल करके आपके सामने देगा। उसके बाद फिर सारे सवाल वही है। अब 34 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक जो सवाल है वो बिल्कुल फ्रेश सवाल है, बिल्कुल नए सवाल हैं और ये सारे सवाल कभी भी नहीं पूछे गए थे और कभी पूछे भी क्यों जाएंगे। जैसे कि 34 नंबर का सवाल पूछा गया है कि कोविड-19 टीकाकरण का आपका स्थान क्या है। तो ये तो कोविड कभी हुआ नहीं था, हालांकि हुआ था 1919 में जब महामारी फैली थी, तो उसके बाद फिर 1921 में जब जनगणना हुआ था, तो उस 21 के जनगणना में इस तरह का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि 21 के जनगणना का भी हमारा किताब में इसमें सारा क्वेश्चन लिस्ट किया हुआ है, उसमें ऐसा कोई कहीं पे सवाल नहीं किया गया। तो ये एक नए तरह का है कि कोविड, अब इसका क्या लेना देना है ये सरकारी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान आपका कहाँ पे टिकट लगा था। तो ये अब हो सकता है ये लोग पूछा जाए कि कोविड के 19 के दौरान कितने लोग मूव किए, कहाँ किए, या कोविड-19 के बाद लोग क्या मूव किए हैं ये। लेकिन बहुत अजीब व गरीब सा है, क्योंकि टीकाकरण का जो अभियान हुआ है कोविड होने के 1 साल के बाद हुआ है, तो उस तब तक तो लोग जो है वो अपने घर या फिर जहाँ भी है वो चले गए थे। उसके बाद कितने लोग रिटर्न हुए हैं, क्या हुए। तो ये बहुत छिछला सा सवाल है, इसमें कितना निकल के क्या आएगा वो एक अलग बात है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भी जनगणना में सरकार आपसे आधार नंबर, पैन नंबर या कुछ भी इस तरह का कोई भी आपका जो कि व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट है उसका नंबर मांग रही हो। पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्राइवेसी को ब्रीच किया जा रहा है, आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने बैंक खाते आपके पास हैं। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। हालांकि अगर आप देखिएगा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ यदि उपलब्ध हो, तो ये नहीं दिया जा रहा है कि ऑप्शनल है ये। अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, अगर है तो फिर देना ही पड़ेगा। और इसका मतलब है कि सभी के मोबाइल नंबर को ट्रैक किया जाएगा, यानी कि ये एक कह सकते हैं प्राइवेसी ब्रीच है। किसी का मोबाइल नंबर जनगणना में लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बिहार जाति का जनगणना भी जब हुआ था तो किसी का मोबाइल नंबर नहीं लिया गया था।
इसके फायदे हो सकते हैं, घाटे भी हो सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें इसमें है। तो मोबाइल नंबर तो लिया ही जा रहा है, साथ साथ में आधार कार्ड भी लिया जा रहा है। चूंकि आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कह चुका है कि इसकी प्राइवेसी को ब्रीच किया जा सकता है और ये इलीगल भी नहीं है। आधार कार्ड के जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारे के सारे सारी प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए हैं, हर जगह पे इसको बेच दिया गया है अलग अलग तरीके से। और अगर आप सेंसस के डेटा में आधार कार्ड मांग रहे हैं और फिर सेंसस को आधार कार्ड से जोड़ रहे हैं तो फिर होगा कि आप एक बड़ा सेंसस के सारे आंकड़े आधार कार्ड के थ्रू आप प्राइवेट की जगह पब्लिक करने वाले हैं, लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं। और ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि आधार कार्ड कलेक्ट करने का, नंबर आधार कार्ड कलेक्ट करने का सभी प्राइवेट कंपनियों ने प्रयास किया। आप याद कीजिए जियो जब लॉन्च हुआ था तो आधार कार्ड पे ही वो दिया जाता था और सब लोग का ये प्रयास रहता है कि हमको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आधार कार्ड चाहिए। और वो इसलिए चाहिए, किसी भी कंपनी को आपसे संबंधित सारे डेटा उन्हें चाहिए, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चाहिए, आपका सब कुछ चाहिए। तो आप यहाँ पे बैंक का खाता भी पूछ रहे हैं, आधार कार्ड भी पूछ रहे हैं, आधार नंबर भी पूछ रहे हैं, उसके साथ साथ वोटर आईडी नंबर भी पूछ रहे हैं। ये 3 सवाल जो है वो आपकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है। आपका पूरा लाइफ पब्लिक होने वाला है। सेंसस का डेटा पूरी तरह से प्राइवेट हुआ करता था। इसमें ये ध्यान रखा जाता था कि किसी भी व्यक्ति को आप सेंसस में कहीं पे भी ये डेटा नहीं निकाल पाइएगा कि फलाना व्यक्ति फलाना गांव में कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या चीज़ है। व्यक्तिगत आप आंकड़े को सरकार को हक नहीं था, अधिकार नहीं था कि उसे वो कहीं पे भी पब्लिक कर सके, वो अपने काम के लिए कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप आधार कार्ड से और वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर रहे हैं सेंसस के डेटा को, ऐसे ही खास करके आधार कार्ड, चूंकि आधार कार्ड जो है वो इंफॉर्मेशन ब्रीच जो एक्ट होता है उसमें नहीं आता है, तो जैसे ही आप इसको लिंक कर रहे हैं एक बड़ा डिसीजन हो रहा है जो कि आम लोगों को समझ में शायद नहीं आएगा, लेकिन आपके प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट हो चुका है या हो रहा है इस सेंसस के आधार पर। और उसके बाद फिर 39वां और 40वां सवाल जो है वो अगेन ड्राइविंग लाइसेंस पूछा जा रहा है आपसे, उपलब्ध है या नहीं है, या फिर पासपोर्ट नंबर पूछा जा रहा है अगर आप बाहर के हैं तो, किसी दूसरे देश के हैं तो। वो जो आपका 39 नंबर पासपोर्ट वाला सवाल है वो सवाल आपका जुड़ा हुआ है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है। अगर आप बाहर देश से आए हैं, हिंदुस्तान का पासपोर्ट आपके पास है तो वो ऐड कीजिए। एक नया सवाल है जो कि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब सेंसस होना शुरू हो गया है। सबसे पहले लद्दाख में शुरू होगा, उसके बाद पहाड़ी राज्यों में होगा, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में सबसे पहले सेंसस इसलिए हो रहा है या होता है हमेशा क्योंकि वहाँ पे अभी अगस्त महीना चल रहा है, अक्टूबर नवंबर आते आते वहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो हिमालय के क्षेत्र हैं, वहाँ पे बर्फ़ गिरने शुरू हो जाते हैं। और बर्फ़ गिरने के कारण लोग, कोई सेंसस करने वाला व्यक्ति वहाँ पे जा नहीं पाएगा और लोग भी वहाँ से हट जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसी जगहों पे कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर बाकी जगहों पे प्लेन एरिया में किया जाएगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर पे। नमस्कार।